हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज के बारे में। इसमें हम इसकी डिफिनीशन, प्रोसेस, प्लेन ऑफ एक्सप्लेन क्लीवेज और सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन से, क्या होता है क्लीवेज। तो देखो, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ जैसे मान लो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, उसके बाद उस जाइगोट में डिवीजन होते हैं, ठीक है। और भी सारी सेल्स बनने के लिए उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो उस डिवीजन के बाद क्या बनती हैं, और सारी सेल्स बनती हैं। इन्हीं सेल्स को बनने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्लीवेज। और जब ये सेल्स बन रही होती हैं तो दो स्टेप होते हैं। पहला तो यह क्लीवेज करके एक आटे का जो गोला होता है ना, आटे की गोली जो बनाते हो, आटा लोई जो बनाते हो, तो उस लोई जैसी संरचना बनती है। उस लोई जैसी जो संरचना है उसे कहते हैं मारूला। क्या कहते हैं? मारूला। और उसके बाद जैसे लिट्टी बनाते हो ना, तो क्या करते हो, पहले आटे की लोई बनाते हो और लोई के बाद अंदर एक छेद करते हो, ठीक है, और फिर उसको बॉल जैसी संरचना बना देते हो। तो जैसे जब बॉल बना देते हो कि अंदर एक छेद हो, उसमें जगह हो, तो उस छेद के बाद जब वो बॉल बन जाती है तो उसे कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर जो छेद है, जो जगह है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिल। और जो ब्लास्टुला के बाहर का जो लेयर है, जो कोशिकाएं एक जो बॉल जैसी संरचना बनाई हैं, उसे कहते हैं ब्लास्टोडर्म। बस इतना ही है क्लीवेज। मतलब जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। आ गया समझ में? आई होप इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर देखो आटे की गोली यानी अंदर जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है, पूरी तरह से वो भरी हुई है, आटा पूरे अंदर भरा हुआ है, तो क्या है, वो मारूला है। लेकिन जैसे ही अंदर क्या हुआ, हॉलो बॉल, जैसे कि अंदर क्या हुआ, एक जगह बन गई, स्पेस बन गया, तो उस बॉल को क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। याद रहेगा ना, जाइगोट के बाद क्या बना, मारूला, मारूला के बाद क्या बना, ब्लास्टुला। यहाँ से ब्लास्टुला बनने के बाद जो प्रोसेस होती है वह होती है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला की। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें गैस्ट्रुला बनता है। तो हमें सिर्फ क्लीवेज यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब डिवीजन हो रहा होता है, सब कुछ यहाँ पर किस पर निर्भर है, डिवीजन पर। क्या है क्लीवेज? सेल्स का डिवीजन। और कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन। जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है क्लीवेज की, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है, प्लेन ऑफ क्लीवेज का मतलब है कि डिवीजन किस तरीके से होता है, डिवीजन किस तरीके से होगा, उसी को कहते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। मतलब किस प्लेन से डिवीजन होगा। अगर एक हम गेंद को लें, एक गेंद को, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊपर से नीचे की तरफ डिवीजन हो, दाएं से बाईं तरफ डिवीजन हो, या तिरछा डिवीजन हो, इधर से या इधर से। यही चार तरीके हैं ना डिवीजन के। मान लो अगर कोई एक बॉल है हमारे पास, उसे प्लेन 1, 2, 3 एंड 4 प्लेन्स हैं उसमें, ठीक है। तो डिवीजन क्या हो सकता है, एक तो ऊपर से नीचे की तरफ। एज सच मान लो आपके पास एप्पल है, ठीक है, आपके पास एप्पल है, तो एप्पल को आप कैसे कट कर सकते हो, एक तो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर अब दो भाग जब एप्पल के हो गए तो अपने माइंड में बनाओ कि आधे आधे दो एप्पल हैं, उनको फिर से आप इस प्लेन से यहाँ से फिर एक कट नीचे की तरफ लगा सकते हो ना। एक तो आपने यहाँ से लगाया, दूसरा 3 डायमेंशनल है, एक यहाँ से आप कट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक कट आप यहाँ पे लगा सकते हो सेंटर से, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद एक कट आप यहाँ से लगा सकते हो ना, इस तरफ से। समझ में आ रहा है? आप इतने ही तरीके से कट लगा सकते हो ना किसी एप्पल में, तो बस वैसे ही बॉल में आप इतने ही कट लगा सकते हो। तो इसके आधार पर जो प्लेन ऑफ क्लीवेज होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। प्लेन ऑफ क्लीवेज कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मेरिडियनल, ठीक। मेरिडियनल प्लेन जो होता है, यह कहाँ पे होता है, देखो जो मेरिडियनल प्लेन है ना, वे क्या होते हैं, जैसे एक सेल है, ठीक है, एक कोशिका या बॉल है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो एक पार्ट होता है जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और नीचे वाला एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं जहाँ पर यॉक होता है, ठीक है।
एक ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर न्यूक्लियस होगा, एक नीचे वाला पार्ट जहाँ पर होगा क्या, यॉक होगा। ठीक है, कोई भी कोशिका जब बनती है, जब जाइगोट बनता है, तो उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो को भूख लगेगी, उसको कुछ खाना पीना होगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए उसमें यॉक रहता है। यॉक क्या है? प्रोटीन है, और उसी प्रोटीन के आधार पर यह जिंदा रहता है, मतलब यॉक, ये जो एम्ब्रियो है जिंदा रहता है। जब इसी एम्ब्रियो से लार्वा बनता है ना, तो इसी यॉक पर वो निर्भर रहता है कुछ दिनों तक। जैसे ही यॉक ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर लार्वा ने कुछ खाना नहीं सीखा, उसने शिकार करना नहीं सीखा, बाहरी चीज़ों को खाना नहीं सीखा, तो वह लार्वा मर जाएगा। इसीलिए यॉक होता है। और जो प्लेसेंटा के जीव होते हैं, जैसे जिन जीवों में प्लेसेंटा पाया जाता है, जैसे कि हमारे मैमल्स जो हो गए, जो हम लोग हैं, तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि जो हमारे प्लेसेंटा जुड़ा होता है ना, एम्ब्रियो से प्लेसेंटा जुड़ा होता है, तो वहाँ पर यॉक की ज़रूरत नहीं होती है। माँ के प्लेसेंटा से, मदर के जो प्लेसेंटा है उससे वो एम्ब्रियो जुड़ा होता है, तो यहाँ पर भोजन उसे कहाँ से मिल रहा है? मदर के प्लेसेंटा से मिल रहा है, तो यहाँ पर उसे कोई आवश्यकता नहीं होती है भोजन की। ठीक है, अपने आप से। इसीलिए इनमें जो यॉक होता है बहुत कम होता है, और इसीलिए उसको माइक्रोलेसिथल कहते हैं या फिर एलेसिथल कहते हैं। आ गया समझ में ये चीज़? तो समझो यहाँ पे। अब हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो यॉक जहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पर नीचे यॉक जहाँ है, उसे कहते हैं वेजिटल पोल। क्या कहेंगे? वेजिटल पोल कहेंगे। और जहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियस होगा उसे कहते हैं एनिमल पोल, क्योंकि एक जो न्यूक्लियस है वह क्या करता है? न्यूक्लियस से जो जीव है उसका निर्माण होता है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, आई होप एक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? वेजिटल पोल नीचे, और ऊपर क्या हो गया? एनिमल पोल। अब देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ अगर हो रहा है क्लीवेज, अगर जो सेल का निर्माण हो रहा है एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर होगा, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? मेरिडियोनल प्लेन। क्या कहेंगे? मेरिडियोनल प्लेन। जैसे एकदम समझ लो कि आप एप्पल को कट करते हो तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? ऊपर वाला जो जगह है, जो सेंटर है ऊपर वाला, वह सेंटर समझ लो कि एनिमल पोल है, और नीचे वाला जो सेंटर है वह है वेजिटल पोल। यहाँ पे वेजिटल पोल, यहाँ पर एनिमल पोल। तो यहाँ से जो कटेगा वो क्या होगा? मेरिडियोनल प्लेन से कटेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है इसके ठीक सेंटर में, यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ, यहाँ पर क्या हो रहा है? आधा एनिमल पोल और आधा वेजिटल पोल अलग हो रहा है। लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होता है कि एनिमल प्लेन दूसरी तरफ चला जाएगा, और इक्वेटोरियल प्लेन जो वेजिटल प्लेन है वो क्या होगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस प्लेन को क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तीसरा क्या होता है? वर्टिकल प्लेन। यह वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब इधर से कट करेगा तो वर्टिकल प्लेन होगा, और इस साइड से जब कट होगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स या फिर लैटिट्यूडनल प्लेन होगा। ठीक है। तो यहाँ से होगा। तो इस तरह से 4 प्लेन होते हैं जिसमें से कट हो सकता है। लेकिन किसी भी सेल में जैसे जब डिवीजन शुरुआत होती है जाइगोट का जो पहला डिवीजन होता है वह हमेशा ही मेरिडियोनल प्लेन में होता है। कहाँ पे होगा? मेरिडियोनल प्लेन में। कहाँ पे होगा? मेरिडियोनल प्लेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो क्लीवेज का पैटर्न होता है, क्लीवेज का पैटर्न, उसके आधार पर क्लीवेज 2 तरह से होते हैं। किसके आधार पे? पैटर्न के आधार पे। क्लीवेज का जो पैटर्न है उसके आधार पे ये 2 तरह के होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो वेजिटल प्लेन से एनिमल प्लेन और वेजिटल पोल में कटिंग हो रही है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल में ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर आप देख रहे हो दोबारा भी दूसरी तरफ से कटिंग हो रही है, और यहाँ पर फिर देख रहे हो इक्वेटोरियल प्लेन में कटिंग हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ही कटिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लीवेज पैटर्न है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेडियल और दूसरा होता है स्पाइरल। अच्छा समझो रेडियल और स्पाइरल में क्या डिफरेंस होता है। रेडियल और स्पाइरल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब रेडियल होता है ना
तो इसमें 90 डिग्री का कट होगा। जो कटिंग होगी वो कैसे होगी, 90 डिग्री पर जो सेल्स अरेंज होंगी वो होंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कटिंग हुई, ठीक है, जो क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज के बाद जब दोबारा यहाँ पर क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल अवस्थित है, ठीक है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल रखी हुई है, ऐसे है। लेकिन जो स्पाइरल क्लीवेज होता है उसमें क्या होता है, कुछ वो ऐसे घूम जाता है, कुछ ऐसे घूम जाए। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 सेल हुई, ठीक है, एक के ऊपर एक रखी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पाइरल में एक ऐसे घूमा और उसके बाद ऐसे घूम गया, ठीक है। तो एक के ऊपर एक नहीं रखी हैं, अब सब एक दूसरे से अलग है। जो सबसे सिंपल क्लीवेज होता है वह होता है रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। स्पाइरल क्लीवेज उनमें पाया जाता है जो जीव थोड़े हल्के फुल्के हैं, ऐसा कि मतलब सिंपल जो जीव हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, उनमें पाया जाता है स्पाइरल क्लीवेज। इन द सिंपल मीनिंग कहूँ तो जो प्रोटोस्टोम के जीव होते हैं उनमें पाया जाता है स्पाइरल क्लीवेज। सभी प्रोटोस्टोम में क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है। तो प्रोटोस्टोम में आता कौन कौन है, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो इन तीनों में कौन सा क्लीवेज होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा। उसके बाद रेडियल क्लीवेज किस में होता है, इकाइनोडर्माटा और उसके आगे के जितने भी जीव हैं सब में कौन सा क्लीवेज होता है, रेडियल क्लीवेज होता है। तो यह पैटर्न है। अच्छा समझो एक चीज़ और, जो रेडियल डिवीजन होगा, ठीक है, रेडियल जो कि कार्डाटा में है या फिर इकाइनोडर्माटा में, उसकी जब क्लीवेज हो रही है ना, तो यहाँ पे मान लो अगर 4 सेल्स बनी हैं, यहाँ पर 4 सेल्स बनी है, तो इसकी अगर एक सेल को हम ले लें, ठीक है, एक सेल को ले लें और इसी एक सेल को अगर हम फिर से इसमें क्लीवेज कराएं, ठीक है, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर कराएं, तो हमें पूरा जीव जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो पूरा ऑर्गेनिज्म इसी एक सेल से मिल जाएगा। मतलब अगर इन 4 सेल को हम अलग कर दें तो हम 4 सेल से 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ अभी तक इस हर एक सेल में वह गुण है कि वह एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। उसमें अभी तक बहुत ही सिंपल सेल है, वो अभी तक उस सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है कि इस सेल से एक्टोडर्म बनेगा, किस सेल से एंडोडर्म बनेगा, किस सेल से मीजोडर्म बनेगा। तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन रेडियल सेल्स, रेडियल जो क्लीवेज पैटर्न है उसमें गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है, ठीक है। मतलब कि क्लीवेज में, रेडियल क्लीवेज जो होता है उसमें अभी तक यह डिवाइड नहीं हुआ है कि किस सेल से कौन सा पार्ट बनेगा, कौन सा अंग बनेगा, ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ है। जबकि स्पाइरल में क्या है कि यहाँ पर अभी क्लीवेज टाइम में ही यह डिफ्रेंशिएट हो चुका है कि कौन सी सेल क्या बनाएगी, कौन सी सेल से कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा, यहाँ पर अभी से डिसाइड हो गया है। तो यहाँ से अगर एक सेल हम ले लें तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे कि समझो अगर मक्खी का, ठीक है, या मच्छर का, मच्छर समझो, अगर मच्छर का क्लीवेज हो रहा है, उसकी एम्ब्रियो का क्लीवेज हो रहा है और हम चाहें कि उसकी एक सेल ले लें, यहाँ से एक ब्लास्टोमर इसे कहेंगे ना सॉरी, एक ब्लास्टोमर ले लें और उस ब्लास्टोमर से हम पूरा मच्छर बना लें, तो यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह स्पाइरल क्लीवेज है। लेकिन वहीं अगर हम मेढक का जो एग है, उस मेढक के एग से एक ब्लास्टोमर ले लें तो हम उस एक ब्लास्टोमर से एक पूरा मेढक बना सकते हैं। आ गया समझ में क्या है रेडियल और क्या है स्पाइरल क्लीवेज। तो आगे बढ़ें, अब देखो आगे देखो, अगला है क्या है आगे, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम। इसको यहीं पर मैं समझा दे रही हूँ आपको, प्रोटोस्टोम में क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो कभी कभी बहुत ही सिंपल आए हुए हैं तो आपको यहीं से वो याद रह जाएंगे। देखो जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनमें क्या होता है, माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है। इसी ब्लास्टोमर से क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर है, जो ब्लास्टोमर्स बन रहे हैं उनमें जो जब छेद बनने लगता है, ऐसे जो ऐसे छेद बनना ना यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर, जो कैविटी बनेगी। तो इसी ब्लास्टोपोर से क्या होता है, माउथ का डेवलपमेंट होता है। जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम होता है, मतलब इकाइनोडर्माटा या उसके ऊपर के जितने जीव हैं उनमें क्या होता है, जो ड्यूटेरोस्टोम है उससे क्या बनता है, ड्यूटेरोस्टोम से निर्माण होता है एनस का, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटोस्टोम होते हैं उसमें जो सिलोम होता है वो कैसा होता है, साइजोसिल होता है। कैसा होता है, साइजोसिल होता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, वो एंटेरोसिल होता है। क्या होता है, एंटेरोसिल होता है। उसके बाद ये साइजोसिल और एंटेरोसिल क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। उसके बाद
प्रोटोस्टोम में क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है। क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज, मतलब हर एक ब्लास्टोमर से कौन से अंग का निर्माण होना है ये पहले ही पता होता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, रेडियल क्लीवेज होता है। अगर इसके ब्लास्टोमर की एक सेल को हम ले लें तो उस सेल से हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसके बाद प्रोटोस्टोम में क्या होता है, डिटरमिनेट क्लीवेज होता है। डिटरमिनेट क्लीवेज का क्या मतलब होता है कि जो डिटरमिनेट क्लीवेज होंगे और जो ड्यूटेरोस्टोम के इनडिटरमिनेट क्लीवेज होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है। देखो, जो डिटरमिनेट क्लीवेज है ना, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है कि अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है कि इससे कौन सा बनेगा, कौन सा अंग बनेगा। ठीक है, डिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ है, कोई तय हो जाना। तो अभी तक इसमें तय नहीं हुआ है कि ब्लास्टोमर की कौन सी सेल से क्या बनेगा, तो वह इनडिटरमिनेट हो गया। और यहाँ पर अभी तय हो चुका है कि कौन सी सेल से कौन सा अंग बनेगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ, डिटरमिनेट हो गया। उसके बाद मोजैक एम्ब्रियो पाया जाता है। प्रोटोस्टोम में कौन सा एम्ब्रियो होता है, मोजैक एम्ब्रियो होता है। स्पाइरल क्लीवेज के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो इस मोजैक क्लीवेज होगा। जबकि जो रेडियल क्लीवेज के बाद बनेगा वह क्या होगा, रेगुलेटिव एम्ब्रियो होगा। कैसे एम्ब्रियो होगा, रेगुलेटिव एम्ब्रियो। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि ड्यूटेरोस्टोम में कौन सा क्लीवेज होता है, तो रेडियल होता है। इस क्लीवेज में क्या होता है, सेल्स कैसी होती है, तो इनडिटरमिनेट होती हैं। और ये कौन सा, ड्यूटेरोस्टोम में इंटेरोसिल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ क्लीवेज, कुछ नियम हैं। जो क्लीवेज है उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है सैक लॉ। सैक लॉ में क्या है, इसे सैक ने दिया था 1877 में। और इसका क्या मतलब है कि जब एक सेल डिवाइड होगी तो वह बराबर बराबर दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी। कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो कैसी होती है, दो बराबर डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, और जो भी प्लेन बनेंगे, ठीक है, डिवीजन के बाद जो प्लेन बनेंगे उन प्लेन में फिर से जब डिवीजन होगा तो वह पहले वाली जो प्लेन होगी उसके राइट में होंगे। ठीक है, राइट एंगल्स में होंगे। अगला है बेल्फॉस लॉ। बेल्फॉस लॉ पूछा जो जाता है वह यही बचा जाता है। सैक लॉ का जो पहला वाला लॉ है वही पूछा गया, दूसरा लॉ कभी पूछा नहीं गया। बेल्फॉस लॉ पूछा जाता है। बेल्फॉस लॉ क्या है कि जो सेल का डिवीजन है, मतलब जो क्लीवेज है ना, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यॉक के मात्रा के। कितनी मात्रा है, ठीक है, जिसमें मात्रा यॉक की जो क्वांटिटी है ज़्यादा होगी उसमें क्लीवेज उतना ही देर से होगा, और जिसमें यॉक की मात्रा कम होगी उसमें क्लीवेज उतना ही जल्दी होगा। इसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो टाइप्स ऑफ सेल उनको आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो यॉक के आधार पर ही हैं कि किस में कितना यॉक होता है और या फिर कहाँ पर यॉक पाया जाता है, इसके आधार पर। तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि यॉक के और सेल्स की टाइप्स जाने बिना आप क्लीवेज नहीं समझ पाएंगे, तो आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ यॉक ऑन क्लीवेज। देखो क्लीवेज पे असर किसका है, ये बेल्फॉस लॉ है कि जो बेल्फॉस लॉ क्या कर रहा है कि जो यॉक होगा उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि क्लीवेज कितने तेज़ी से हो सकता है। तो इनका क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ यॉक ऑन क्लीवेज क्या होता है। तो देखो, दो तरह के यॉक की उपस्थिति के आधार पर जो होता है क्लीवेज दो तरह के होते हैं। एक होगा होलोब्लास्टिक। होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। तो जब सेल में कंप्लीट डिवीजन हो जाए, जैसे यह सेल है इसमें डिवीजन हुआ, कुछ सेल ऐसे बनी, मतलब एक साथ जुड़ी हुई है। या फिर सेल में जब डिवीजन हुआ, ठीक है, सेल में जब डिवीजन हुआ तो सेल कुछ ऐसे बन रही है। ठीक, तो एक इन्फ्लुएंस ऑफ यॉक ऑन क्लीवेज। यॉक का क्या असर होता है क्लीवेज पे, इसको पढ़ते हैं। तो देखो यॉक का जो असर है उसके आधार पर, जैसे कुछ में यॉक ज़्यादा है, किसी में यॉक कम है, इसके आधार पर मैं आपको बता चुकी हूँ जो एग्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उस एग को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद ना ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो जो क्लीवेज होता है यॉक के आधार पे वह दो तरह के होता है। एक तो होलोब्लास्टिक होता है और दूसरा मीरोब्लास्टिक होता है। तो जो होलोब्लास्टिक होता है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, जो ब्लास्टोमर्स हैं उनका कंप्लीट जब डिवीजन होगा तो उसे कहते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। लेकिन इसमें जब कंप्लीट डिवीजन होता है तो दो तरह से होता है, या तो ब्लास्टोमर्स बराबर बनेंगी,
ठीक है। या ऐसा होगा कि नीचे वाली ब्लास्टोमर्स बड़ी हैं और अब जो बनेंगी वे छोटी होंगी, ठीक है। जब इक्वेटोरियल प्लेन से कटिंग होती है, जब भी इक्वेटोरियल प्लेन से कटिंग होती है तो क्या होता है, कुछ जो ऊपर वाली सेल्स बनती है, बाद में जो सेल्स बनती है ब्लास्टोमर्स जो बाद में बनते हैं वे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है मीरोब्लास्टिक। जो मीरोब्लास्टिक होता है इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। जो यॉर्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब होगा या फिर सेंटर में यॉर्क होगा तो उसमें डिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस समय डिवीजन कैसा होगा, या तो ऐसा हो सुपरफिशियल हो, मतलब आधे तक हो, ठीक है, या फिर पूरे सेल में यूँ इस तरह से बाहर हो, मतलब पूरे सेल में डिवीजन जो हो रहा है या ऐसा हो डिस्क्वाइडल हो या फिर सुपरफिशियल हो, दो तरह से हो सकता है, ठीक है। डिस्क्वाइडल का मतलब क्या होता है, डिस्क की जैसे, डिस्क आइडल मतलब डिस्क के जैसे, ठीक है, या सुपरफिशियल यानी जब चारों तरफ से हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, दो आधार पे दो तरह से बांटा गया है इसको। तो अब देखो इस टाइप के जब होते हैं तो होलोब्लास्टिक को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक तो इक्वल ब्लास्टोमर बनेंगे, दूसरे अनइक्वल ब्लास्टोमर बनेंगे। इक्वल होलोब्लास्टिक जो डिवीजन होता है जिसमें कि इक्वल ब्लास्टोमर्स बनती हैं, जो अगली सेल्स बनती हैं डिवीजन के बाद वो इक्वल होती हैं, वह होता है माइक्रोलेसिथल में और माइक्रोलेसिथल आइसोलेसिथल एग में। माइक्रोलेसिथल जिसमें कि यॉर्क की मात्रा बहुत ही कम हो, और जब बहुत कम होती है तो क्या होती है, पूरे एग में वो फैली होती है। तो आइसोलेसिथल एग को हम होमोलेसिथल भी कहते हैं। कंप्लीट होता है ना जब पूरे सेल में वो फैली हो तो आइसोलेसिथल होती है। आइसोलेसिथल को हम क्या कहते हैं, होमोलेसिथल भी कहा जाता है। तो जब ऐसे होंगे कि बहुत कम मात्रा में यॉर्क है तो उसको कट कर सकता है ना, उस पूरे को कट किया जा सकता है आसानी से। तो उसमें जब होगा तो कैसा होगा, वह एम्फिऑक्सस और मैमल्स में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। वह इक्वल होलोब्लास्टिक होगा और ये पाया जाएगा एम्फिऑक्सस और मैमल्स में। मैमल्स में क्यों, क्योंकि उसमें प्लेसेंटा पाया जाता है ना, तो इसीलिए उसमें ज़रूरत ही नहीं है यॉर्क की, बहुत कम मात्रा में यॉर्क बनता है। दूसरा होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, जिसमें कि जो ब्लास्टोमर्स बनेंगे, जो नीचे वाले होंगे पहले वाले वो बड़े होंगे, बाद में बनेंगे वे छोटे होंगे, तो ये अनइक्वल ब्लास्टोमर्स बनते हैं। तो यह किस में पाया जाता है, जिसमें मीजोलेसिथल पाया जाता है। मीजोलेसिथल यानी यॉर्क क्या है, ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में जब यॉर्क पाया जाता है, यानी मॉडरेट मात्रा में, मॉडरेट जब होता है यॉर्क तो उनमें पाया जाता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, ठीक है, डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, या तो मीजोलेसिथल होंगे, और जब मीजोलेसिथल यॉर्क होता है तो यॉर्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, यहाँ पर जो नीचे वाला रीजन होता है, इनका जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको क्या कहते हैं, वेजिटल पोल, क्या कहते हैं, वेजिटल पोल। तो जब वेजिटल पोल पर प्रेजेंट होता है यॉर्क तो यहाँ पर जो ऊपर वाली बाद में ब्लास्टोमर बनती है वे छोटी बनती हैं। कैसी बनती है, छोटी बनती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, यह किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया में पाया जाता है। एम्फीबिया में कैसे पाए जाते हैं, जो ये कैसे होते हैं, इसके मीजोलेसिथल होंगे और कैसे होंगे, टीलोलेसिथल होंगे। टीलोलेसिथल किसमें होता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ठीक है, किसमें होता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एप्स में होता है। मीजोलेसिथल किसमें होता है, एम्फीबिया और क्या बताया, लैम्प्रे और लंगफिश में, ठीक है। आगे देखो अब मीरोब्लास्टिक का क्या होता है, डिस्क के जैसे होगा, ठीक है, डिस्क के जैसे होगा या फिर सुपरफिशियल होगा। तो जब डिस्क के जैसे होगा तो सॉरी, डिस्क्वाइडल में क्या होगा, क्लीवेज फॉलो ओनली इन एनिमल पोल रीजन। यह कहाँ पे बनेगा, सिर्फ एनिमल पोल रीजन पे। वेजिटल पोल रीजन है वहाँ पर निर्माण नहीं होगा, मतलब वहाँ पे फारो का निर्माण नहीं होगा। फारो का मतलब क्या होता है, जो कटिंग हो रही है ब्लास्टोमर में, जो कटिंग हो रही है उसका निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, वेजिटल पोल में नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे होगा, एनिमल पोल में होगा, ठीक है। तो और ऐसा किस में होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यॉर्क प्रेजेंट हो। और बहुत ज़्यादा मात्रा में यॉर्क किस में प्रेजेंट होता है, फिश में, इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में और एप्स में। किसमें, फिश में, इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में और एप्स में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये टीलोलेसिथल होते हैं जो, ठीक है, जो टीलोलेसिथल होंगे वहाँ पर नीचे बिल्कुल नहीं होगा। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स कैसी होती हैं, ये मैक्रोलेसिथल होती हैं लेकिन साथ में टीलोलेसिथल भी होती हैं। तो यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है तो ऐसा समझो कि वो काट ही नहीं पाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे क्लीवेज होगा वो यहाँ पे कट नहीं पाएगा, इसलिए सिर्फ एनिमल पोल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल का मतलब है कि जब बीच में
यॉक क्या है, बीच में भरा हुआ है, ढेर सारा यॉक बीच में भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो बीच में कटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ वो है सेल है, उसके चारों तरफ अंदर सिर्फ कटिंग होगी, ठीक है। जो क्लीवेज होगा उसमें कटिंग बोल रही हूँ, तो सिर्फ कहाँ होगा, चारों तरफ होगा। तो उसको क्या कहेंगे, वो किस में पाया जाएगा, इंसेक्ट और फिश में। किस में पाया जाएगा, इंसेक्ट और फिश में पाया जाएगा। और इसको क्या करना, किस में पाया जाता है, सेंट्रोलेसिथल एग जिनमें पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। तो हमें लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लो। जो यॉक का जो असर होता है क्लीवेज पर, उसके आधार पर क्लीवेज को दो तरह से बांटा गया है। एक होता है होलोब्लास्टिक, दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है पूरी की पूरी कटिंग हो जाए, ठीक है, पूरा सेल काट दिया जाए। अब कभी कभी वो सेल पूरा बराबर हिस्सों में कटेगा, कभी ऐसा होगा कि सेल वो कुछ छोटे टुकड़ों में कुछ बड़े टुकड़ों में कट जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो यॉक होता है वह ज़्यादा मात्रा में होता है और कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ा होता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ा होगा। अब इकट्ठा कहाँ होगा, या तो वो सेंटर में होगा या फिर वेजिटल पोल पे होगा। तो जब होलोब्लास्टिक होगा तो इक्वल और अनइक्वल होगा, और जब मीरोब्लास्टिक होगा तो जब अगर सेंटर में हुआ, ठीक है, जब सेंटर में होगा तो कैसा होगा, सुपरफिशियल क्लीवेज होगा। और जब नीचे वेजिटल पोल पे होगा तो कैसा होगा, डिस्क्वाइडल क्लीवेज होगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको फिर से एक बार अब खुद ही देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी, हमें लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर करना, मुझे बताना। थैंक यू।